भाइयों का अधिकार छीना गया है। मैं ये होने नहीं दूंगा, मैं ये बदल कर रहूंगा। अठारह से 1892 इन 30 सालों में काउंसिल में इंडियंस तो थे, मगर असली पावर उनके पास नहीं था। बजट पर सवाल जवाब सिर्फ गोरों का काम था और इसी बात से हिंदुस्तानियों के गुस्सा बढ़ रहा था। पहले इंडियन ब्रिटिश एमपी दादा भाई नौरोजी ने दबाव डाला और उसी दबाव से आया 1892 का इंडियन काउंसिल्स एक्ट। अगर नॉन ऑफिशियल मेंबर्स बढ़ाए गए हैं तो क्या हो गया? हाँ, माना कि अब बजट पर इंडियन लोग डिस्कशन करेंगे, एग्जीक्यूटिव से सवाल पूछे जाएंगे, मगर ऑफिशियल मेजॉरिटी हमारे पास रहेगी हमेशा। ये थे वाइसरॉय लॉर्ड लैंसडाउन। 1888 से 1894 तक हिंदुस्तान के सबसे कैलकुलेटेड शासक। इस एक्ट से दादा भाई नौरोजी बेहद खुश थे। बस एक बात उन्हें परेशान कर रही थी। अब बजट पे बात होगी, सवाल पूछे जाएंगे, ये जरूरी था, मगर इलेक्शन शब्द अभी भी इस एक्ट में नहीं है। हम नॉमिनेटेड हैं, इलेक्टेड नहीं। सेंट्रल काउंसिल में नॉमिनेशन अब वाइसरॉय की मनमर्जी नहीं थी। प्रोविंशियल काउंसिल्स और बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स रेकमेंड करेंगे और वाइसरॉय को मानना होगा। यही नए एक्ट का आदेश था। प्रोविंशियल काउंसिल्स में अब गवर्नर की मनमर्जी नहीं चलेगी। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से लेकर जमींदार तक सबकी रिकमेंडेशन जरूरी बन गया। लेकिन पुणे में एक तूफान उठ रहा था। केसरी अखबार के संपादक बाल गंगाधर तिलक हड़कंप मचा रहे थे। इस एक्ट में इलेक्शन नहीं है, बस नॉमिनेशन ऑन रिकमेंडेशन है। फर्क सुनो, इलेक्शन में हम चुनते हैं, नॉमिनेशन में वो चुनते हैं। ये ब्रिटिश बहुत चालाक है। और उस पार्लियामेंट में इंडिया के हित में एक ब्रिटिश आवाज भी उठी, ब्रिटिश एमपी विलियम वेडरबर्न की। ये एक्ट एक लिमिटेड शुरुआत है। आज एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की नींव रची गई है, मगर हमें इलेक्शन शब्द से डरना बंद करना होगा। हिंदुस्तानियों को इलेक्शन का हक देने का वक्त आ गया है। हिंदुस्तान अब रुकने वाला नहीं था। एक और मांग उठ रही थी, मुस्लिम समाज के लिए अलग इलेक्टोरल, एक जहर जो हिंदुस्तान को हमेशा के लिए बदल देगा। अगला एपिसोड, वो जहर जो आज भी है। मॉरली मिंटो रिफॉर्म्स 1909।